तो ये जो सारे के सारे वोटदार हैं, ये क्या करेंगे, फिर ये कानून बनाएंगे आपके लिए, क्योंकि अभी आप सोए हुए हो। जो कानून वो बना रहे हैं नोटदार के कहने पे, आप उसको मान लेते हो और वो नए नए कानून बनाते जाते हैं। जिस दिन उनको पता चल गया कि जनता खड़ी हो गई है, उनके सारे कानून, जैसे किसान आंदोलन के किसान कानून वापस हुए, जैसे मास्क का कानून वापस हुआ, जैसे इमरजेंसी प्रोटोकॉल वापस हुआ, वैसे ही अगर जनता खड़ी हो गई तो कल पेंडेमिक ट्रीटी भी वापस होगी, कल डिसीज एक्ट भी वापस होगी, फिर कोरोना भी वापस होगा, फिर कर्जा भी वापस होगा। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक, दो या सब? सब। और जब सब उठाएंगे तब बोलेगा जनता की हुंकार है, जनता ही सरकार है। राइट? तैयार हो? तैयार हो? तो उस तैयारी के लिए छोटे छोटे टूल्स की जरूरत है, छोटे छोटे टूल्स की जरूरत है। कौन सा टूल चाहिए? पैसे को अपने कंट्रोल में कैसे करना, उसका टूल चाहिए। यस, टूल चाहिए ना थोड़े से। नंबर और टूल कौन सा चाहिए? ये पुलिस किसकी है? ये पुलिस किसकी है? जो उसको पगार देता है। तो पुलिस को समझाना पड़ेगा, सेना को समझाना पड़ेगा, ये बैंक कर्मियों को समझाना पड़ेगा, ये पार्लियामेंटेरियन को समझाना पड़ेगा, ये जजों वकीलों को समझाना पड़ेगा, ये डॉक्टर को समझाना पड़ेगा कि जनता ही सरकार है। तो उनके साथ कैसे डील करना है, ये भी हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमने अंग्रेजों के लेगेसी से इनको अपना माई बाप बना लिया। इसलिए किसी भी छोटे से छोटे ऑफिस में आप जाते हो और छोटे से छोटा ऑफिसर को भी आप खड़े होकर क्या बोलते हो? क्या नजाकत है कि साहिब अपने हर नौकर को साहिब बोल रहा है। हेलो, क्या नजाकत है, क्या अदा है कि साहिब अपने हर नौकर को साहिब बोल रहा है। इसको बदलना पड़ेगा कि जनता आए तो किसको खड़ा होना पड़ेगा? किसको खड़ा होना पड़ेगा? किसको? मैनेजर को। और किसको? कलेक्टर को। और किसको? जज को। और किसको? पुलिस को। और किसको? एमएलए को। और किसको? प्रधानमंत्री को। और किसको? प्राइम मिनिस्टर को भी और प्रेसिडेंट को भी, क्योंकि उसको किसने बनाया? हमने। तो खड़ा कौन होगा? यह है जनता की ताकत। पर कौन सी जनता की ताकत है ये? जो जागी हुई हो या सोई हुई हो? क्योंकि इसको आपको अज्ञानी रख के एक रॉबोट की तरह बना दिया गया कि आपके बाप दादा खड़े होते तो आप भी खड़े होने लगे। जैसे आपके बाप दादा ने कागज को नोट मान लिया तो आपने भी मान लिया। यस और नो? आपके बाप दादा क्या है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, वोट के आधार पे, नोट के आधार पे, बोतल के आधार पे वोट देते थे, आप भी देते रहे। यस और नो? फिर धर्म के आधार पे देने लगे, फिर मंदिर के आधार पे लेने लगे, फिर विश्व गुरु के आधार पे देने लगेंगे। इस साल सनातन के आधार पे दे दोगे। सनातन क्या है? पता नहीं। विश्व गुरु क्या है? पता नहीं। कईयों से पूछो कि राम क्या है, शायद वो भी नहीं बता पाएंगे। राम कौन है? दशरथ का जाया, घटघटवासी, सबसे न्यारा, कण कण में समाया। कौन से राम की बात कर रहे हो? जो दशरथ का जाया था वो आया और गया। जो ना आया था, जो ना गया है, जो हर के दिल में है, हर एक के दिल में है, उस राम की बात कर रहे हो? उसके लिए कोई मंदिर, उसको कोई मंदिर नहीं चाहिए, उसको किसी मस्जिद से विरोध नहीं। राइट? क्योंकि दिल में था, है और रहेगा। राइट?
तो हर एक के दिल में बसने वाले राम की कोई बात नहीं, हर एक के दिल में बसने वाले किसी राम की बात नहीं। ठीक है, अपने नियम के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने पिता के लिए अपनी सत्ता त्यागने वाले किसी राम की बात नहीं। राम का नाम लेके किसी भी सत्ता पे बैठने वालों की बात है। ठीक है, शबरी के बेर खाने वाले किसी राम की बात नहीं। राइट, भील को गले लगाने वाले किसी राम की बात नहीं। केवल रावण का वध करने वाले रावण की बात है, तो केवल रावण से लड़ने वाला ही राम नहीं है। राइट, एक अच्छा बाप, अच्छा पिता, अच्छा पति, अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा सामाजिक नेता। राइट, बिना किसी सत्ता, बिना किसी लाभ, बिना किसी लोभ से अपने जीवन का एक एक क्षण समस्त मानवता के लिए निछावर करने वाला राम, उसकी कोई बात नहीं। राइट, तो इसलिए नोट, वोट, कोट और डिवोट, इस चारों के चारों टूल्स को, क्योंकि वोट से आपको कंट्रोल किया जा रहा है, नोट से आपको कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि वो ताकत आपकी है, उस आपकी ताकत को आपके विरुद्ध एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। नोट आपको ताकत देने के लिए है या आपको कर्ज में डुबो के आत्महत्या क्लियर करने के लिए, मजबूर करने के लिए? तो असली ये है ना। तो अब नोट को कैसे कंट्रोल करेंगे, वोट को कैसे कंट्रोल करेंगे, पुलिस को कैसे कंट्रोल करेंगे, मामलतदार को कैसे कंट्रोल करेंगे, एमएलए को कैसे कंट्रोल करेंगे, और नोट के लिए इंजेक्शन ठोकने वाले डॉक्टर को कैसे कंट्रोल करेंगे, और पैसों के लिए कुछ भी छाप देने वाले मीडिया को कैसे कंट्रोल करेंगे। राइट, राइट, और डर के कोई भी कानून पास करके किसी को भी जेल में डालने वाले जज से कैसे बात करेंगे, ये अब हमको सीखना पड़ेगा। यही जनता सरकार मोर्चे का आह्वान है। जनता को जनता की ताकत से उनके अपने पांव पे खड़ा करना, और जिस दिन हम अपने पांव पे खड़ा हो जाएंगे, जनता सरकार अपने आप बन जाएगी। और जनता सरकार पार्लियामेंट में नहीं बनेगी, अदालत में नहीं बनेगी, बैंक में नहीं बनेगी। जनता सरकार जहां तुम खड़े हो वहीं है। जब तुम जानते हो ये मेरी सरकार है, ये मेरा देश है, ये मेरा जल है, ये मेरी जंगल है, ये मेरा शिक्षा है, ये मेरा निर्णय है, क्योंकि मैं मालिक हूं। जब ये एहसास, ये समझ, ये कॉन्फिडेंस, ये आवाज पैदा हो जाएगी, जनता सरकार हो जाएगी। राइट, राइट, ओके। तो इसके लिए आज समरी कर देता हूं नोट की, बाकी की समरी करेंगे डॉक्टर साहब। ठीक है, ओके। मान लीजिए आप में से किसी के पास कर्ज है। कितने कितने लोग कर्ज में डूबे हुए हैं? अच्छा, ये कर्ज क्या होता है? कर्ज को समझ लेते हैं। आपने मुझको पैसा दिया, पैसा देने का मतलब क्या है? परचेजिंग पावर दी। जिस वस्तु से आप वस्तु खरीद सकते थे वो आपके पास पड़ी थी, परंतु उसकी जरूरत मुझको है, तो आप वो वस्तु मुझको दे देते हो, यानी अपनी परचेजिंग पावर मुझको ट्रांसफर कर देते हो। उसको लोन कहते हैं, उसको कर्ज कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, यही है। हेलो, यही है। अगर आप कुछ खरीद नहीं सकते तो वो लोन भी नहीं है। तो जो वस्तु को लेने के लिए क्या चाहिए? वायदा, अंक, नंबर या वस्तु? वस्तु से क्या आएगी? वस्तु। राइट, तो वस्तु थी सोना और चांदी। अंग्रेजों ने उसके ऊपर क्या लिख दिया? एक हुंडी। जो वायदा था किसका? वस्तु का। तो जो नोट है वो वस्तु को लेन देन का वायदा है, कभी भी आपको वस्तु मिल सकती है। तो जब आप लोन लेने गए तो आपने क्या मांगा? वस्तु को लेने के लिए वस्तु मांगी थी, यस और नो? तो उन्होंने आपको क्या दी लोन के रूप में? क्या दिया?
रिसिप्ट दिया, तो रिसिप्ट देने से पहले वो वस्तु उसके पास होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। उसके पास धन होगा वो तभी देगा ना। अच्छा, धन मैंने आपको दे दिया तो आपका धन कम होगा, या मान लीजिए आप बैंक हो, मान लीजिए मेरे पड़ोसी हो, दोस्त हो, मित्र हो, तो आपने मुझे धन दिया है, इसका क्या प्रूफ है कि आपने मुझे धन दिया है? हेलो। तो दो तरह का धन होता है, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। एक होता है भौतिक, एक होता है अभौतिक। भौतिक धन क्या होता है? रुपया, चांदी, सोना, जमीन, धातु, वस्तु, भोजन, खाना पीना, श्रम, ये भौतिक धातु है, ये टेंजिबल है। यस और नो? इनटेंजिबल कौन है? इनटेंजिबल का मतलब जिसका कोई भौतिक रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है, समय नहीं है, स्थान नहीं है, वो सिर्फ हवा में है, उसको इनटेंजिबल बोलते हैं। इनटेंजिबल रुपए के कौन कौन से रूप हैं बोलो? डिजिटल मनी टेंजिबल है, इनटेंजिबल? इनटेंजिबल, क्योंकि उसका वो कहां पे पड़ी है, किसके पास है, किस रूप में है, किस आकार में है, कितनी मात्रा में है, उसकी कोई प्रूफ नहीं है। और क्या है इंटेंजिबल? बिटकॉइन, उसका कोई रूप रंग आकार स्थान धर्म नहीं है। जिसका रूप ना हो, रंग ना हो, आकार ना हो, समय ना हो, स्थिति ना हो, उसको क्या बोलते हैं? कल्पना। क्या बोलते हैं? कल्पना। तो बिटकॉइन भी क्या है? कल्पना है। और कमोडिटी, तो दो तरह की कमोडिटी होती है। एक भौतिक कमोडिटी होती है, सोना एक कमोडिटी है, हीरा एक कमोडिटी है, लोहा एक कमोडिटी है, तांबा एक कमोडिटी है, पानी भी एक कमोडिटी है, अनाज भी एक कमोडिटी है। आजकल नया शब्द बोला कि मैं कमोडिटी ट्रेडिंग करता हूं, तो उस कमोडिटी का नाम क्या है? शेयर, शेयर मार्केट। अच्छा, शेयर मार्केट टेंजिबल है, इंटेंजिबल है? हेलो, इनटेंजिबल है। आपके पास 10 लाख के शेयर है, इसका मतलब क्या है? अंक। वो कहां है, किसके पास है, कितनी मात्रा में, कहां स्टोर्ड है, उसके क्या खाओगे, क्या पियोगे, कुछ पता है? नहीं पता है, वो इनटेंजिबल है। फिर जो डिवेंचर है, जो सेविंग है, टाइम डिपॉजिट है, बॉन्ड्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, ये अलग अलग नाम है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है ये इनटेंजिबल एसेट है, ये केवल इंसान इंसान के बीच की कम्युनिकेशन में होते हैं, अन्यथा इनकी कोई अस्तित्व नहीं है। मैं आपको प्रेम करता हूं, ये टेंजिबल है, इनटेंजिबल है? हेलो, क्योंकि इनके अंदर से चीड़ फाड़ के निकालो प्रेम कहां है। मैं आपको नफरत करता हूं, ये क्या है? इनटेंजिबल हो। तुम मुसलमान हो, मैं हिंदू हूं, ये टेंजिबल है, इनटेंजिबल है? हेलो, इनके अंदर से मुसलमान निकालो, इसके अंदर से हिंदू निकालो, ये इनटेंजिबल है। ये जो इनटेंजिबल चीजें हैं, ये केवल दो इंसानों के बीच की कम्युनिकेशन में होती हैं, इनका कोई भौतिक आधार नहीं होता। तो मित्रों, अंग्रेजों ने, बैंकर्स ने दुनिया में एक और धन पैदा किया जो मानव इतिहास में पहली बार आया, जिसको इनटेंजिबल लिक्विडिटी कहते हैं। ये जो इनटेंजिबल लिक्विडिटी है, 1975 में बैंकों ने कर्ज जो है, कर्ज टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? हेलो, इनटेंजिबल है। तो कर्ज का कोई रंग, कोई रूप, कोई आकार, कोई आधार, कोई स्थान, कोई मात्रा है? तो वो कैसे पैदा होता है? कर्ज केवल दो व्यक्तियों के बीच की कम्युनिकेशन है। इसने बोला कि मैंने दिया और मैंने मान लिया,
कि मैंने कर्ज लिया और इसी कम्युनिकेशन में ये मेरा मालिक हो गया, मैं इसका गुलाम हो गया। राइट? ये वही है, ये कहानी है कि एक ऊंट का मालिक एक मरुस्थल की एक दरगाह में आके रुका और भागा भागा अंदर गया कि कमाल हो गया, कमाल हो गया, क्या मेरा ऊंट बैठता ही नहीं है, मेरा ऊंट बैठता ही नहीं है। तो उसने कहा कि जो दरगाह में जो पादरी, जो भी मौलवी बैठे थे, उसने पूछा था कि आगे कैसे बैठता था। ये तो आगे बैठना बड़ा सिंपल होता था कि मैं जो उसके गले की रस्सी थी ना, पहले रस्सी थी ना, वो रस्सी को नीचे खूंटे में बांध देता था, वो बांधते ही बैठो 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 बोलता था तो ऊंट बैठ जाता था। कहता आज भी वैसे ही कर ले। कहता मैं आज कैसे करूं, आज मेरे पास रस्सी नहीं है, आज मेरे पास रस्सी ही नहीं है। तो उसने कहा कि रस्सी की जरूरत नहीं है, तो ऐसा कर कि ऊंट के पास जा, ऐसा नाटक कर कि जैसे तुम उसके गले में रस्सी लपेट रहे हो और एक खूंटे पे बांध रहे हो और बोल बैठ जा बैठ जा बैठो। और वो भागा भागा आया, अरे कमाल कर दिया आपने, मेरा ऊंट बैठ गया। वेरी गुड। अगले दिन सुबह हुई, अब वो फिर वो भागा भागा आ पाया। कहता क्या हुआ? कहता बड़ी समस्या हो गई। क्या? कहता अब मेरा ऊंट खड़ा नहीं हो रहा। कहता पहले कैसे खड़ा होता था? कहता मैं पहले क्या करता था, खूंटे से रस्सी खोलता था और उसके गले में लपेटता था, खोलता था, और फिर मैं उसको बोलता खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो, उठ जा उठ जा उठ जा, वो खड़ा हो जाता था। कहता फिर आज भी वैसे ही कर ले। कहता रस्सी नहीं है। कहता रात को कैसे बिठाया था? कहता नाटक किया था। कहता अब भी जाके वैसा नाटक कर दे। राइट? तो क्या है, क्या है कि खूंटे से रस्सी खोलने का नाटक कर और गर्दन के नीचे लपेट और उसको बोल खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो, और भागा भागा आया, कमाल हो गया, ऊंट खड़ा हो गया। ये कौन सा ऊंट की बात कर रहे हैं हम? ये कर्ज में डूबी हुई जनता की कहानी है। ये उन्होंने बोला कि आपको मैंने कर्ज दिया है, आप ऊंटों ने मान लिया है कि मैंने कर्ज लिया है, और तब से आप कर्ज में डूबे हुए पड़े हो। और जनता सरकार मोर्चा आज यहां से बोलेगा कि हमने आपको कर्ज से मुक्त कर दिया, आप कल खड़े हो जाओगे। एग्जैक्टली। बैंक के पास कोई पैसा नहीं है जो आपको कर्ज में दे सके, वो केवल एक मौखिक अभिव्यक्ति है जिसके ऊपर कोर्ट वालों ने अदालत में नियम बना दिया है और कोर्ट वालों ने आपके ऊपर शब्दों में इंप्लीमेंट कर दिया है। उसकी कोई भौतिक आधार नहीं है। ये पहला नियम है। राइट? समझ में आया? समझ में आया? जैसे बैंकों के पास केवल 800 टन सोना है, यानी केवल 4.5 बिलियन रुपए ही पैदा करने की, लाख रुपए पैदा करने की क्षमता है, उन्होंने 34 लाख करोड़ रुपया पैदा कर दिया। कहां से? पैदा हो जा पैदा हो जा पैदा हो जा, हवा में पैदा कर दिया उन्होंने, और आपने मान लिया और आप कर्ज लेने गए और उन्होंने लिख के, हवा में लिख के दे दिया, आपका अकाउंट खोल दिया गया है और उसमें 10 लाख रुपया डाल दिया गया है और उसके ऊपर उसने एक चेक लिख के दे दिया और आपने मान लिया। यानी हवा में चेक लिखा गया, उसमें हवा से लिखा गया कि आपके खाते में 10 लाख रुपया आ गया, आपने मान लिया, और वो आपने आगे बांटना शुरू कर दिया चेक इशू करके कि 10 लाख में से 5 इसको दिए, 4 इसको दिए, 3 उसको दिए, और उसने भी मान लिया और उसने आपको अपनी मेहनत की ईंट दे दी, इसने पत्थर दे दिया, इसने सरिया दे दिया, इसने लेबर दे दिया और मकान खड़ा हो गया। मकान बैंक ने खड़ा किया या किसी की मेहनत ने किया? और उसकी मेहनत आपके लिए समर्पित हुई पैसे के कारण या आपके ऊपर विश्वास के कारण? आपका विश्वास ही कर्ज है।
आपका बैंकों के ऊपर जो विश्वास है, कोर्ट के ऊपर जो विश्वास है, नेता के ऊपर जो विश्वास है, धर्म गुरुओं के ऊपर जो विश्वास है, वही आपका धन है। अब अपना धन, उस अपने विश्वास रूपी धन को आप बैंक को देते रहोगे तो बैंक के पास ताकत आएगी, अपने पास वापस लेगा तो आपके पास आ जाएगी। तो आपको पूछना है बैंक से कि मैं आज ही तुमको सारा पैसा देने को तैयार हूं, क्योंकि मैं कानून को मानता हूं, तो एक काम कर कि मैं आज ही देने को, तुम मुझे प्रूफ दे दे। वो प्रूफ क्या होगा? शाब्दिक होगा, हवा में होगा, कोर्ट के नाम से होगा, बोर्ड के नाम से होगा? नहीं, मुझे लिखित प्रूफ चाहिए। लिखित रूप का जो कानून जो है, क्योंकि कोर्ट कौन सा कानून मानता है? शाब्दिक या लिखित? अदालत कौन से किस चीज को कानून बनाता है? लिखित। तो मुझे लिखित में चाहिए कि तुमने मुझे नोट दिए हैं, और कहां से दिए हैं, क्योंकि अगर नोट होगा तो कहीं से कम हुआ होगा तो तभी जाके बढ़ा ना। तो वो कौन सी लेजर थी, कौन सा अकाउंट था, कौन सा खाता था, कौन सा भंडार था जहां से तुमने निकाल के दिए? क्योंकि अगर मेरे पास आए हैं तो वहां से कम हुए होंगे। दोनों को टैली कर दो, मैं मान लूंगा। पूछ सकते हो? पूछ सकते हो? और उसके पास है तो वो क्या करेगा? हाँ, वो जवाब नहीं देगा। और जब वो जवाब नहीं देगा तो तुम्हारा क्या होगा? ऊंट का क्या होगा? राइट? हमें ऊंट बनना बंद करना होगा। इंसान है हम समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं झूठ और सच का, क्योंकि ऊंट कभी नहीं पहचान सकता कि झूठा क्या है, सच्चा क्या है। इंसान में यह फर्क है कि अगर उसको ढंग से समझाया जाए, बताया जाए, वो समझ सकता है क्या सच है, क्या झूठ है। राइट? तो सबसे पहला क्या है? आपको जाग जाना है और उससे पूछना है कि मुझे अब इनटेंजिबल लोन नहीं, टेंजिबल बताओ, लिखित प्रूफ बताओ। ये पहला नियम है। राइट? और दूसरा, जो लीगल आदमी है, आप सब लोग कानूनी आदमी हो या गैर कानूनी आदमी हो? हेलो? और कानून क्या है? जो आप मानते हो या जो कागज में है? और आज के बाद जागा वो इंसान किसको कानून मानेगा? जो उनको बोला जाएगा, जो उनको बताया जाएगा, बैठ जा तो बैठ गया, खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया। वो वाला कौन सा? जो किसको मानेगा? जो बिना प्रूफ के ना मास्क पहनेगा, ना टीका लगाएगा, ना लोन मानेगा। सब कुछ लिखित में चाहिए, क्योंकि जनता, कानून कुछ नहीं है, जनता का जनता के मध्य में किया हुआ एक लिखित अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारे नाम से, हमारे लिए हमारी ताकत से पैदा किया गया है, और वो लिखित में है, किसी शब्द में नहीं है। तो आज के बाद हर एक से आप कागज मांगोगे, बैंक से भी आप कागज मांगोगे, मान नहीं लोगे। कुछ भी कहे बैंक, हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हम क्या है? कानून को मानते हैं, और कानून हमारा है, और हमारा कानून लिखित में है, तो मुझे लिखित में दो। ठीक होगी बात? तो कौन कौन क्या क्या लिखित में मांगना है? तो जो पैसा, क्योंकि तुमने जो पैसा हमको दिया, वो पैसा तुम्हारे पास होना चाहिए। तो तुम्हारे पास जो भी पैसा है वो तुम्हारे पास कहां से आया? वो मेरे बाप दादा ने सोने और चांदी में तुमको दिया था। मेरा रुपया टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? हेलो? मेरे बाप दादा ने जो आपको रुपया दिया था, वो मोहर के रूप में दिया था, रुपए के रूप में दिया था। तो मुझे कौन सा रुपया चाहिए? और जो तुमने मुझे पकड़ाया है ठुनठुना झुंझुना, वो तो केवल एक रसीद है। ये ले अपनी रसीद और मेरा टेंजिबल, मेरा असली रुपया दे। बैंक देगा? क्योंकि आपका रुपया तो इंग्लैंड जा चुका, तो बैंक नहीं देगा। ये दूसरी आपकी ताकत है। तीसरी ताकत क्या है आपकी? तीसरी ताकत क्या है आपकी?
तीसरी ताकत है, रुपया जो है वो एक वस्तु नहीं है, मात्र वस्तु नहीं है। रुपए के 3 काम होते हैं। रुपए का पहला काम होता है लेन देन करना। किस चीज का लेन देन करना? वस्तु का या कल्पना का? हेलो, कल्पनाओं का, भावनाओं का जो लेन देन होता है, वो संबंध होता है, वो भावना होता है, वो मूल्य होता है। इस समय हम क्या कर रहे हैं? लेन देन कर रहे हैं। इंसान का इंसान के बीच में जो लेन देन होता है बिना किसी वस्तु के, वो एक भावना होती है, वो ज्ञान होता है। अभी हमारे बीच में ज्ञान और भाव का लेन देन हो रहा है। यस। अच्छा, भाव में जब देता हूं तो मैं खुश होता हूं। अच्छा, मेरे देने से मेरा भाव कम हो जाता है, मेरा प्यार, मेरी सूचना, मेरा ज्ञान, मेरी जानकारी कम हो गई। जो बांटने से बढ़ता है वो भाव और ज्ञान होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो आपका लेने से आपका कुछ घट गया या बढ़ गया? जो केवल बढ़ाता है वो ज्ञान होता है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। कीमत वस्तु की लगाई जा सकती है। तो वस्तु के लेन देन के लिए जो वस्तु इस्तेमाल की जाती है वो धन होता है। धन की ये पहली परिभाषा है। दूसरी धन की परिभाषा है कि धन में स्टोर वैल्यू होती है। स्टोर वैल्यू का मतलब, क्योंकि आपको भूख लगती है तो दिन में 3 बार लगती है, तो 3 बार खाना पड़ेगा, तो रोटी उठा के जाना पड़ेगा। तो जहां भी जाओगे तो रोटी उठा के जाओगे? नहीं। तो आप क्या करते हो? अपने जेब में परचेजिंग पावर को स्टोर करके जाते हो। तो धन में परचेजिंग पावर स्टोर की जा सकती है। आज नहीं, इसको कल खर्च किया जा सकता है। वो क्षमता को भी दर्शाता है, राइट? तो उसकी स्टोर वैल्यू, तो उसमें स्टोर वैल्यू होती है। तो जब मैं अपना रुपए आपको देता हूं तो मैं अपनी परचेजिंग पावर आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। वो ट्रांसफर और परचेजिंग पावर है, जिसको स्टोर वैल्यू कहते हैं, राइट? तो रुपया क्या है? स्टोर वैल्यू है। और तीसरा है, जो रुपया है वो चलन में होता है, तिजोरी में पड़ा हुआ रुपया नहीं होता। जब वो लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो रुपया बनता है, धन बनता है। अगर वो तिजोरी में पड़ा रहा या धरती के अंदर पड़ा रहा, वो बेकार वस्तु है। जब चलन में आएगा तो ही वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करता, राइट? और तीसरा रुपया होता है मूल्य का माप, राइट? राइट? 2 और 2 कितने होते हैं? जैसे आचार्य जी कल अक्सर पूछते हैं, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 क्या? 4 किलो, 4 लीटर, 4 थप्पड़, 4 मुक्के, 4 कदम, 4 बोरी, 4 बोट, 4 नोट। क्या ये 4 कुछ भी नहीं है। 4 का मतलब तब होता है जब वो किसी वस्तु के साथ, अंक के साथ, मूल्य के साथ, गति के साथ, रूप के साथ, गुण के साथ जुड़ता है तो 4 है। तो 4 सिर्फ मापने का स्टैंडर्ड है, 4 सिर्फ मापने का अंक है। वो बिना वस्तु के उसका कोई अर्थ नहीं होता, राइट? तो 4, तो मैंने जो आपको दिया, आपने जो मुझको दिया, उसको मापने के लिए अंक है 4। तो रुपया क्या है? वस्तु की परचेजिंग पावर को, वस्तु के मूल्य को मापने का एक यार्ड स्टिक भी है, राइट? आपका वजन कितना है? आपका 55। ये 55 है, ये 60 है, दोनों बराबर हैं, पर इन दोनों में कॉमन क्या है? भार। भार दोनों का बराबर है? नहीं। इस भार को मापने का जो यूनिट है, स्टैंडर्ड है, जिसको किलोग्राम बोलते हैं, वो कॉमन है, राइट? राइट? तो इनका भार मापने के लिए जो किलो इस्तेमाल किया जाएगा, इनका भार मापने के लिए किलोग्राम इस्तेमाल किया जाएगा, वो सेम होगा या अलग अलग होगा? उसी तरह से डिस्टेंस को मापने के लिए, आकार को मापने के लिए, गोलाई को मापने के लिए, ऊंचाई को मापने के लिए, गति को मापने के लिए क्या किए जाते हैं? स्टैंडर्ड्स किए जाते हैं। और वो स्टैंडर्ड एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा या सभी व्यक्तियों के लिए कॉमन होगा? तो रुपया क्या है? मूल्यों को मापने का एक स्टैंडर्ड है। उसकी जो बाकी डिटेल है,
इस स्टैंडर्ड को समझोगे तो कहानी आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि ये बात मैं यही रोकता हूं। इस बात को अब आगे डॉक्टर साहब आपको समझाएंगे और पूरा का पूरा जो एक्शन प्लान है, मेरा नोट मेरी वोट मेरा कोट मेरा डिवोट, मेरा जल जंगल जमीन जानवर और मेरी शिक्षा मेरा स्वास्थ्य मेरा न्याय, मेरा धर्म मेरा पर्यावरण मेरे कंट्रोल में कैसे आए और कैसे जनता ही सरकार है वो रियलिटी बन सकती है, इसका संपूर्ण विजन और संपूर्ण जो कार्यविधि है वो आपके साथ डॉक्टर देवेंद्र भलारा शेयर करेंगे। मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर साहब।